अंग्रेजी के एक नए अध्याय के साथ आपके बीच पुनः उपस्थित हूं। बच्चों, आज हम लोग सेंटेंसेस के डिफरेंट काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। जैसे कि पिछले लेक्चर्स में आप लोग बखूबी यह समझ चुके हैं कि सेंटेंस होता क्या है। आपने उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में देखा, लाइक द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट के बारे में। यह भी आपको मालूम है कि सेंटेंस को परिभाषित कैसे करते हैं। यह एक तरह से स्पीच होता है, या फिर आप यूं कह लें कि स्पीच की फंडामेंटल यूनिट होती है। सेंटेंसेस की बुनियाद पर ही किसी भी स्पीच का निर्धारण किया जाता है। आप अपनी सामान्य बोलचाल की भाषा में अपनी बातें दूसरों तक संप्रेषित करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली वही सेंटेंस होता है, क्योंकि वाक्यों के माध्यम से ही हम अपने अंदर की भावना को कंप्लीट सेंस देते हुए दूसरों तक प्रसारित कर पाते हैं। आए दिन हम अपने दैनिक जीवन में या फिर अपने पठन पाठन में चीजों को संप्रेषित करने के लिए सेंटेंसेस का सहारा लिया करते हैं। तो यह बहुत जरूरी हो जाता है सेंटेंसेस के अलग अलग स्वरूप के बारे में जानकारी रखना। आज की कड़ी में हम लोग यही समझने वाले हैं। बच्चों, सेंटेंसेस दो अलग अलग तरीके से विभाजित किए जाते हैं। इनके विभाजन का जो पहला आधार है वो हमारी बोलचाल की शैली है, मीन्स द मोड्स ऑफ स्पीकिंग। यानी सामान्य बोलचाल में हम कैसे कैसे वाक्यों का सहारा लेते हैं, उनके अलग अलग प्रकार को हम समझेंगे। और विभाजन का जो दूसरा आधार है वो स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर मीन्स संरचना, यानी संरचना के आधार पे वाक्यों के कुल कितने प्रकार होंगे। और इधर हमने देखा मोड्स ऑफ स्पीकिंग, यानी बोलचाल की शैली के आधार पे। वन बाय वन करके समझते हैं। सबसे पहले बोलचाल की शैली के आधार पर देखते हैं। बच्चों, सामान्य रूप से बोलचाल की शैली के आधार पर वाक्यों को चार अलग अलग प्रकारों में बांटा जाता है। जो पहला प्रकार होता है उसे बोलते हैं स्टेटमेंट्स, यानी कथनात्मक वाक्य। दूसरे प्रकार को क्वेश्चंस बोलते हैं, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। और तीसरे को डिजायर्स की कैटेगरी में रखते हैं, यानी वे वाक्य जो हम अपनी इच्छाओं के आधार पर संप्रेषित करते हैं। सामान्य अर्थों में आप कह सकते हैं इच्छा बोधक वाक्य। और बच्चों, जो चौथा प्रकार होता है वो आश्चर्य बोध पर निर्भर करता है। उन वाक्यों के माध्यम से हम आश्चर्य बोधक भाव को निरूपित करते हैं, लिहाजा इन्हें एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहा जाता है, बेस्ड ऑन एक्सक्लामेशंस। मीन्स आश्चर्यबोधक वाक्य। अब एक एक करके चारों के बारे में समझते हैं। आपने अक्सर देखा होगा आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले विभिन्न प्रश्नों में, खास करके सामान्य अध्ययन के अंदर आप देखते होंगे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो स्टेटमेंट्स और रीजनिंग पर निर्भर करते हैं। कई दफा स्टेटमेंट्स की जगह असर्शंस एंड रीजनिंग लिखा होता है, जिसमें कथन दिया होता है, फिर उसका कारण दिया होता है, और उसी के आधार पर अलग अलग प्रकार से सवाल निर्मित किए जाते हैं। कोई विकल्प होगा
क्या कथन को कारण सेटिस्फाई करता है या नहीं, कथन और कारण दोनों सही है, कथन और कारण दोनों गलत है, वगैरह वगैरह। ये मैं आपको याद दिलाने के लिए बोला, जिससे याद हो जाएगा कि स्टेटमेंट्स और असर्शंस ये दोनों एक ही चीज है। असर्शंस, बच्चों असर्शंस और स्टेटमेंट्स ये सिनोनिम्स हैं, समानार्थी शब्द हैं। तो अगर मैं कहूं कि अमुक वाक्य स्टेटमेंट टाइप वाक्य है, तो आपको नहीं लगता कि आप उसे यह भी कह सकते हैं कि ये अमुक वाक्य असर्टिव सेंटेंस है? तो स्टेटमेंट्स और असर्शंस दोनों एक ही चीज है। अब सवाल ये उठता है कि ये असर्शंस या स्टेटमेंट्स कुल कितने तरह के हो सकते हैं? अक्सर आप देखते होंगे जब भी न्यूज चैनल खोलते हैं तो विभिन्न राज्य सरकारों या केंद्र सरकार की तरफ से या किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से कोई स्पोक्स पर्सन कुछ ना कुछ कहते हुए आपको दिख जाएगा। जब कोई स्पोक्स पर्सन कोई स्टेटमेंट डिलीवर करता है तो जाहिर सी बात है वाक्य के रूप में करता है, लिहाजा उस वाक्य को आप स्टेटमेंट टाइप सेंटेंस बोल सकते हैं, असर्टिव सेंटेंस बोल सकते हैं, कथनात्मक वाक्य बोल सकते हैं। अब कोई जरूरी नहीं कि स्टेटमेंट सदैव पॉजिटिव ही हो, नेगेटिव स्टेटमेंट भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए भारत सरकार के प्रवक्ता ने कुछ यूं कहा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया is going to implement such policies, इतना बोला, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू इंप्लीमेंट सच पॉलिसीज। भारत सरकार इन नीतियों का क्रियान्वयन करने जा रही है। अब बताओ, यह एक वाक्य हुआ। वाक्य क्यों हुआ आपको मालूम है? ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं इनको हमने प्रॉपरली अरेंज किया है और ये अपने दो संभागों में स्पष्टतः विभाज्य है। ये दो संभाग क्या होते हैं गुलजार? वाक्य के दो संभाग क्या होते हैं सर? द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। हाँ बिल्कुल, द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। गुरमीत आप बताओगे इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है? नहीं पता सर। ये तो मालूम है ना कि जिसके बारे में बोला जाए वो सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो क्या होगा? प्रेडिकेट होगा। लिहाजा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्जेक्ट है और इसके अलावा जो शेष बचा इज गोइंग टू इंप्लीमेंट सच पॉलिसीज, ये प्रेडिकेट हो गया। चलो इतना तो तय हो गया कि ये एक वाक्य है और यह भी तय है कि इस वाक्य के अंदर किसी निगेटिव टर्म का इस्तेमाल नहीं हुआ है। लिहाजा ये वाक्य कैसा है? पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव। तो चलो इस वाक्य को आपने मान लिया पॉजिटिव, मान क्या लिया? मानना ही होगा, पॉजिटिव है। अगर मान लीजिए इसी की जगह में दूसरा एक वाक्य लिखूं, इसी में थोड़े से बदलाव के साथ गौर करेंगे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नॉट गोइंग टू इंप्लीमेंट सच पॉलिसीज। अब बताओ बच्चों ये वाक्य कैसा है? सकारात्मक है या नकारात्मक है? पॉजिटिव है या नेगेटिव है? स्पष्ट है नेगेटिव टर्म नॉट का इस्तेमाल हुआ है, लिहाजा यह वाक्य नकारात्मक है, नेगेटिव है। लेकिन देखो भारत सरकार का जो प्रवक्ता है, स्पोक्स पर्सन है, वो दोनों ही तरीके से अपनी बातें रख सकता है। अगर नीतियों के क्रियान्वयन को लेकर वो सकारात्मक है तो पहला वाक्य बोलेगा और नीतियों के क्रियान्वयन को लेकर अगर वो परहेज रखता है तो दूसरा वाक्य बोलेगा। दोनों वाक्य हैं, दोनों स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन बच्चों एक स्टेटमेंट कैसा है? पॉजिटिव, दूसरा कैसा है? निगेटिव। इसी पॉजिटिव स्टेटमेंट को आमतौर पे हम क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव को नेगेटिव सेंटेंस। अब आप बखूबी समझ गए होंगे कि असर्शंस या स्टेटमेंट्स कुल कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव।
बच्चों बोलचाल की शैली के आधार पर हमने जो वाक्यों को 4 अलग अलग प्रकारों में विभाजित किया, उसमें पहला प्रकार क्या होगा, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे बखूबी समझ पाए होंगे। अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम लोग दूसरे काइंड पे विचार करेंगे, क्वेश्चंस पे। आमतौर पे इस क्वेश्चंस को ही इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बोला जाता है। क्वेश्चंस यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। देखिए, जब हम किसी वाक्य के माध्यम से कोई इंक्वायरी चाहते हैं, पूछताछ करते हैं, कोई जानकारी हासिल करने का प्रयास करते हैं, तब उस वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य कह दिया जाता है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज योर प्लान, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये बड़ा आसान काइंड है, वाक्य का बड़ा ही आसान स्वरूप है। बस इसमें आप एक चीज ध्यान रखेंगे, जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का समापन होगा वो फुल स्टॉप में नहीं होगा, पूर्ण विराम में नहीं होगा, बल्कि किसमें होगा बच्चों, सिंबल ऑफ इंट्रोगेशन, प्रश्नवाचक सिंबल में होगा। तो ये रहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब बात करते हैं हम लोग डिजायर्स की। इसको जरा आप ध्यान से समझेंगे, क्योंकि एक बार डिजायर क्लियर हो जाएगा तो मोड ऑफ स्पीकिंग के आधार पर वाक्यों के विभिन्न प्रकार को समझना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा, फिर आप कभी भूलेंगे नहीं। मीन्स सेंटेंसेस बेस्ड ऑन डिजायर्स, हमारी इच्छाओं पर आधारित वाक्य। अब देखिए, जरा खुद ही सोचिए बिल्कुल व्यवहारिक तरीके से, ऐसे कौन कौन से वाक्य हैं जो हमारी इच्छाओं के आधार पर संचालित होते हैं। जैसे आपकी इच्छा क्या हो सकती है, किसी से कुछ लेने की, किसी को कुछ देने की, किसी को डांटने फटकारने की। अगर मैं तकनीकी लहजे में कहूं तो इच्छाओं के आधार पर हम निवेदन कर सकते हैं, याचना कर सकते हैं, कमांड या ऑर्डर दे सकते हैं, किसी को सलाह या सुझाव दे सकते हैं। लिहाजा अगर हम इसके अलग अलग भागों को देखें तो सामान्य रूप से जिन वाक्यों का हम आमतौर पे अपनी इच्छाओं के आधार पर संचालन करते हैं वे इस प्रकार है, कमांड या ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एंट्रिटी। बच्चों, एंट्रिटी का मतलब याचना होता है। एडवाइस या सजेशन, कहने का मतलब सलाह या सुझाव। विश, दैट इज शुभकामना। ये जो भी अलग अलग प्रकार मैंने रखे हैं, 3-4 काइंड्स आपको दिख रहे होंगे डिजायर्स के अंदर, ये सब इच्छाबोधक वाक्य कहलाते हैं। आपको बस एक बात यहां समझना होगा, इच्छाबोधक वाक्यों का प्रारंभ जब भी होगा वाक्य का सब्जेक्ट स्पष्ट नहीं होगा। क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में आप बखूबी जान रहे हैं, यानी जिसके बारे में कहा जाए। इन वाक्यों में सब्जेक्ट अक्सर अंडरस्टूड होता है, ऑब्वियस होता है, एक्सप्रेस्ड नहीं होता। और दूसरी बात यहां ध्यान देने वाली यह है कि इन वाक्यों में जो वर्ब इस्तेमाल होती है वो सदैव अपने सामान्य स्वरूप में रहती है, यानी वर्ब में भी कोई बदलाव नहीं होता, सिंपल फॉर्मेट में होती है। कभी वर्ब पास्ट या फ्यूचर टेंस को नहीं पाएगी। जब भी होगी किस टेंस में होगी, प्रेजेंट टेंस में होगी। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस आपके सामने मैं क्रैक करता हूं, ध्यान देंगे। शट द डोर। अब बताओ, क्या इस वाक्य में आपको सब्जेक्ट दिख रहा है? बच्चों, शट मतलब बंद करना होता है, ये वर्ब है। द डोर क्या है? ऑब्जेक्ट है। और वर्ब और ऑब्जेक्ट तो वाक्य की प्रेडिकेशन का हिस्सा होती है ना। फिर सब्जेक्ट कहां गया? मान लीजिए मैंने बोला शट द डोर,
सपोज मैंने गौतम से बोला शट द डोर, ये नहीं बोला कि गौतम शट द डोर, बोला शट द डोर। तो एक बात तो ऑब्वियस है, मैं किसी न किसी से जरूर बोलूंगा शट द डोर, और जिससे बोलूंगा बेसिकली वही सब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन सब्जेक्ट को हमने एक्सप्रेस तो नहीं किया यहां। ये तो वही बात हुई है जो अभी अभी मैंने आपको बताया कि डिजायर बेस्ड सेंटेंसेस में सब्जेक्ट का लोप होता है, सब्जेक्ट ओमिटेड होता है, एक्सप्रेस्ड नहीं होता। हां, इतना तय है कि हम जिससे बोलेंगे कमांड या ऑर्डर उसी को देंगे। क्या कोई व्यक्ति खुद से खुद को कमांड या ऑर्डर कर सकता है? मैं खुद से कहूंगा शट द डोर और जाकर दरवाजा बंद कर दूंगा? पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा कहता हूं तो कहीं ना कहीं यहां की प्रॉब्लम होगी। हां, यह तय है कि जब भी कोई बोलेगा सेकंड पर्सन से बोलेगा, मींस यू शट द डोर। तो बच्चों यहां पर सब्जेक्ट यू ऑब्वियस है, अंडरस्टूड है, एक्सप्रेस्ड नहीं है। हर तरह के जितने डिजायर बेस्ड सेंटेंसेस होंगे, चाहे कमांड या ऑर्डर हो, चाहे रिक्वेस्ट या एंट्रेटी हो, एडवाइस या सजेशन हो, या डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ विशेस हो, कहीं भी सब्जेक्ट एक्सप्रेस्ड नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे। वर्ब सिंपल फॉर्मेट में होगी, क्योंकि जो वर्ब शट है इसका प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल यानी फर्स्ट फॉर्मेट, सेकंड फॉर्मेट और थर्ड फॉर्मेट तीनों एक ही होता है, शट शट शट। बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसी से मिलता जुलता एक और एग्जांपल रखते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब मान लो मैं यहां लिख दूं ओपन द डोर। आप तो समझ रहे हो ना कि ओपन अपने सिंपलेस्ट पॉसिबल फॉर्मेट में है, प्रेजेंट टेंस फॉर्मेट में है। अगर इसका पास्ट होगा तो क्या होना चाहिए? ओपन द डोर, नो, ओपन द डोर। और अगेन यहां पर सब्जेक्ट क्या होगा? सेकंड पर्सन, यू ओपन द डोर। यहां भी सब्जेक्ट यू अंडरस्टूड है। एक बात यहां और आपको समझनी है, अभी जो मैंने लिखा ओपन द डोर, शट द डोर, अगर मान लीजिए मैं बोलूं स्टैंड अप, फिर लिखा स्टैंड अप, देखो दो चीजें लिखी हूबहू। स्टैंड अप को मैंने दो जगह लिखा, यहां और यहां, लेकिन दोनों में आप कुछ फर्क देख रहे हैं? एक जगह मैंने फुल स्टॉप में इसे समाप्त किया और दूसरी जगह मैंने सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेशन में समाप्त किया। क्या कुछ फर्क दिख रहा है आपको? बच्चों, चूंकि बोलचाल की शैली के आधार पर वाक्यों का यह विभाजन है, तो शैली के आधार पर ही इनके नामांकन भी बदल जाते हैं। अब जब किसी को आप दरवाजा बंद करने के लिए बोलते हैं तो कमांडिंग मैनर में नहीं बोलते। कभी आपने बोला है शट द डोर? नहीं, आराम से बोलते शट द डोर, ओपन द डोर। लेकिन जब आप किसी कमांडर को कमांड करते हुए देखते हैं तो क्या वो ऐसे बोलता है लेफ्ट टर्न, राइट टर्न? नहीं, वो जब भी बोलेगा लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, यानी बोलचाल की शैली उसकी बदल गई। जब भी कोई प्रोनाउंसिएशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से किया जाए, असाधारण तरीके से किया जाए, बलपूर्वक किया जाए, यहां बलपूर्वक का तात्पर्य है असाधारण तरीके से, तो समझ जाना कि उसके अंत में फुल स्टॉप नहीं बल्कि सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेशन का इस्तेमाल होगा। आमतौर पे स्टूडेंट्स के बीच ये कंफ्यूजन होता है कि वाक्य के अंत में यदि ये सिंबल यानी सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेशन का इस्तेमाल किया गया हो तो वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा। बच्चों, अभी ही आप ये धारणा बदल लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहां कहीं भी सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेशन का इस्तेमाल किया गया है, आप तय मानो आपको यही समझना है कि वाक्य को असाधारण तरीके से बोला गया है, क्योंकि ये सब कुछ हमारी बोलचाल की शैली पर निर्भर करता है। अगर किसी ने जोर से बोला शट द डोर, तो उसे फुल स्टॉप में आप समाप्त नहीं करेंगे, सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेशन में समाप्त करेंगे। आराम से बोला शट द डोर, फुल स्टॉप में समाप्त करेंगे। अब आपके जहन में एक बात आ रही होगी, फिर कमांड या ऑर्डर में फर्क क्या है? तो बस इतना ध्यान रखना, आप जब कल को आप आईएएस ऑफिसर बन जाओगे तो क्या आप अपने इमीडिएट जूनियर को, जस्ट आपसे जो जूनियर होगा, जाहिर सी बात है उसको आप ऑर्डर देंगे? क्या ऑर्डर देते समय चिल्ला चिल्ला कर आप बोलेंगे उसको? नहीं, सामान्य तरीके से बोलेंगे। सीनियर अपना काम कराने के लिए जूनियर से अगर कुछ बोलता है ऑफिशियल सेटअप में,
तो बेसिकली ऑर्डर ही माना जाता है और बोलचाल की शैली सामान्य होती है। अब आपने मान लीजिए बोल दिया कंप्लीट ऑल द पेंडिंग वर्क्स, सारे पेंडिंग कार्य पूरा करो, ये आपका ऑर्डर हुआ। लेकिन क्या इसे आप चिल्लाकर बोलते हैं कि पूरा ऑफिस गूंज जाए आपकी आवाज से? नहीं। यानी जब भी हम ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर की जो बोलचाल की शैली होती है वो सामान्य होती है, जबकि कमांड की जो बोलचाल की शैली होती है वो कैसी होती है बच्चों? असामान्य होती है, असाधारण होती है। ये सारा गेम आपकी साउंड की फ्रीक्वेंसी का है। स्टैंड अप को फुल स्टॉप से आपने समाप्त किया, अगर कोई समझदार होगा समझ जाएगा कि ठीक है इसे बोला गया स्टैंड अप। और जैसे स्टैंड अप को सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेशन से समाप्त किया गया, वो समझ जाएगा स्टैंड अप, वो यही समझेगा और समझना भी चाहिए। तो बच्चों यही कमांड और ऑर्डर में मूल डिफरेंस यही है। यानी कमांड हमेशा सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेशन में समाप्त होगा, ऑर्डर फुल स्टॉप में समाप्त होगा। दोनों की स्ट्रक्चर एक जैसी होगी, कोई फर्क नहीं है। अब हम लोग देखते हैं रिक्वेस्ट और एंट्रीटी। आप सबको मालूम है हिंदी में रिक्वेस्ट को निवेदन बोलते हैं और एंट्रीटी को याचना बोलते हैं। इसे बिल्कुल सिंपलेस्ट पॉसिबल मैनर में समझते हैं। आप जब भी किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, अक्सर अपनी बोलचाल की शैली में आप औपचारिक हो जाते हैं। यानी कुछ ऐसे टर्म्स का जरूर आप इस्तेमाल करते हैं जिसके माध्यम से औपचारिकता झलकती है। अब मान लो गुरमीत को पेन चाहिए और उसने गौतम से पेन लेना चाहा, तो गुरमीत क्या बोलेगा? यार गौतम दे दे अपनी पेन, ऐसे बोलेगा। भाई सामान्य शिष्टाचार तो यही कहता है कि उसे क्या बोलना चाहिए? प्लीज गिव मी योर पेन। आप देख रहे, प्लीज गिव मी योर पेन। इस वाक्य का जो प्रारंभ हुआ किससे हुआ? प्लीज, यानी अपनी बात को रखते हुए प्लीज या काइंडली जैसे औपचारिक शब्दों का वो इस्तेमाल करता है। लिहाजा अपने वाक्य में उसने निवेदन का भाव जाहिर किया और इस तरह से उसके द्वारा बोली गई बात क्या हुई? निवेदन कहलाई, रिक्वेस्ट टाइप सेंटेंस कहलाई। दूसरी बात, अगर मान लीजिए गौतम ने गुरमीत को पेन नहीं दी, तो क्या इससे गुरमीत का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा? हो सकता है अभी अंग्रेजी का लेक्चर वो जॉट डाउन नहीं कर पाए, क्लास समाप्त होने के बाद किसी की नोटबुक लेकर जेरॉक्स करा लेगा। क्या फर्क पड़ता है? बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। अब देखते हैं एंट्रीटी के बारे में, यानी याचना के बारे में। बच्चों याचना भी एक तरह की रिक्वेस्ट ही होती है, बट थोड़ा सा बदलाव आ जाता है इसमें। मैं सामान्य संदर्भ में आपको इसे समझाना चाहूंगा। जैसे गुरमीत और गौतम के संदर्भ में मैंने रिक्वेस्ट को समझाया था। यदि मान लीजिए आप किसी रिलीजियस साइट से गुजर रहे हैं या किसी धार्मिक स्थान से गुजर रहे हैं, किसी मंदिर या गुरुद्वारे से गुजर रहे हैं, तो अक्सर आप ईश्वर के सामने सर झुका लेते हैं। गाड़ी में चलते हुए ही अपनी फरियाद उनसे कह लेते हैं। वहां किसी तरह से आप खुद को औपचारिक बनाने का प्रयास नहीं करते, वहां कोई फॉर्मल टर्म का इस्तेमाल नहीं करते। और जब भी ईश्वर से आप कोई डिमांड करते हैं तो भी कोई छोटी डिमांड नहीं होती है। क्या आप में से कोई भगवान के मंदिर में जाकर यह प्रार्थना किया है कि हे भगवान मुझे कलम दिला दो या कॉपी दिला दो? आपकी कम से कम जो फरियाद होती है एक स्टूडेंट के नाते कि हे ईश्वर इस साल कलेक्टर बना दो, आईएएस क्वालिफाई करा दो। बताओ कहते हो कि नहीं ऐसा?
यस सर। जाहिर सी बात है, इस तरह की डिमांड होती है। ये डिमांड जाहिर करते समय आप बोलते भी नहीं है, मन ही मन कह लेते हैं, आपको लग जाता है ईश्वर सुन लिया होगा। अब वहां आपने ईश्वर से रिक्वेस्ट नहीं बल्कि रिक्वेस्ट से बढ़कर कुछ कहा, रिक्वेस्ट से बढ़कर कुछ किया। बच्चों, उसी को एंट्रिटी कहते हैं, उसी को याचना कहते हैं। मतलब याचना के तहत जो डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी है वो नगण्य होती है, लिस्ट होती है, जबकि डिग्री ऑफ डिमांड मैक्सिमम होती है। यानी डिग्री ऑफ डिमांड बहुत ज्यादा होगी और डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी बहुत कम। मांग बड़ी होगी, औपचारिकता के नाम पर कुछ नहीं। रिक्वेस्ट में क्या होता है? डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी मैक्सिमम होती है, जबकि डिग्री ऑफ डिमांड बहुत कम। यानी डिमांड अगर ये फुलफिल ना भी हो तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। एंट्रिटी के संदर्भ में यदि डिमांड फुलफिल ना हो तो कई दफा नुकसान उठाना पड़ जाता है। जैसे मान लो आप किसी सुनसान रास्ते से गुजर रहे हो, रोशनी नहीं है, अंधेरा है, रात्रि का समय है, बारिश हो रखी है, आपको रास्ता समझ नहीं आया और पता चला किसी गहरे गड्ढे में आप गिर गए। थोड़ी देर के लिए जैसे तैसे आपने खुद को संभाल रखा है और आपको यह बखूबी महसूस हो गया कि शीघ्र यदि कोई बाहरी मदद नहीं मिलती है तो आपको अपनी जान से भी हाथ गंवाना पड़ सकता है। फिर बताओ उस समय आप क्या करोगे? जरा इमेजिन करो, सोचो। क्या आप उस समय बोलेंगे, हे गाइस लिसन मी केयरफुली, प्लीज कम एंड सेव मी, प्लीज कम एंड हेल्प मी, ऐसा बोलेंगे? वक्त आपको इतनी फॉर्मेलिटी निभाने के लिए अलाउ नहीं करता। वहां आप खुद भी नहीं करना चाहेंगे। आपकी जुबान से बस एक ही आवाज आएगी, बचाओ बचाओ बचाओ। क्या इससे ज्यादा बोलोगे? जब बात जान पे आ पड़ी हो तो फॉर्मल रहने का कोई मतलब नहीं बनता। आप सीधे वहां बोलेंगे। देख रहे हो, शेप देखने से लग रहा है जैसे मैंने एक शब्द लिखा जबकि अपने आप में एक संपूर्ण वाक्य है। ये यहां शेप का मतलब क्या हुआ? यू सेव मी। आप जिससे बोलते हैं वही सेकंड पर्सन होता है। आप सेकंड पर्सन से अपने बचाव की गुहार लगा रहे हैं और गुहार लगाने का जो तरीका है वो असाधारण है, असामान्य है। जो बोलने की शैली है असामान्य है। आप बड़े धीमे धीमे नहीं बोलेंगे, सेव सेव, कौन सुनेगा? फिर डूब जाओगे। हां, जब आप इस वाक्य का उच्चारण करेंगे लाइक सेव सेव सेव, तो स्पष्ट है बोलने का तरीका असाधारण है, लिहाजा ये एंट्रिटी हुआ, याचना हुई। आप देख रहे हैं इसमें डिग्री ऑफ डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी क्या है? कुछ नहीं। आपने कहीं से भी कोई फॉर्मल टर्म का इस्तेमाल नहीं किया। दिस इज व्हाट द डिफरेंस प्रिवेल्स बिटवीन द टू टर्म्स, नेमली द रिक्वेस्ट एंड द एंट्रिटी। अब बात करते हैं एडवाइस और सजेशन की। देखिए, जिस तरीके से आपने रिक्वेस्ट और एंट्रिटी टाइप सेंटेंसेस को देखा, कमांड और ऑर्डर टाइप सेंटेंसेस को देखा, उसी तरह से एडवाइस और सजेशन टाइप सेंटेंसेस की भी संरचना होती है, क्योंकि यह भी डिजायर बेस्ड सेंटेंसेस के दायरे में आता है। अगेन इसके अंतर्गत सब्जेक्ट का अभाव होता है। कहने का मतलब सब्जेक्ट स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं होता, स्वतः समझ का विषय होता है। अगर मान लीजिए मैं कहूं द पुअर शुड बी हेल्प्ड, गरीबों की मदद की जानी चाहिए। अब ये जो भी मैंने बोला, आप चाहो तो इसे एडवाइस के रूप में ले लो, चाहो तो इसे सजेशन के रूप में मान लो, क्योंकि एडवाइस और सजेशन दोनों ही संदर्भ में यह वाक्य इक्विटेबली एप्लीकेबल होगा, समान रूप से लागू होगा। हां, यदि विभेद पैदा करना चाहते हैं तो आपको लिखना होगा
एडवाइज टू हेल्प द पुअर। आपको सलाह दी जाती है कि गरीबों की मदद करें। अगर सजेशन को दर्शाना हो तो आपको स्पष्ट करना होगा यू आर सजेस्टेड टू हेल्प द पुअर। आपको सुझाव दिया जाता है कि गरीबों की मदद करें। इन दोनों वाक्यों के बदले इस इकलौते वाक्य का आप हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। कोई फर्क नहीं है। तो नाम मात्र का फर्क है एडवाइस और सजेशन में, और कुछ विशेष नहीं है। अब देखते हैं बच्चों डिजायर बेस्ड सेंटेंसेस की आखिरी वैरायटी, यानी विश, कामना। आमतौर पे विश टाइप सेंटेंसेस सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेशन में समाप्त किए जाते हैं, क्योंकि शुभकामना जब भी हम ज्ञापित करते हैं तो बोलचाल की शैली थोड़ी उदार हो जाती है। उदार होने का मतलब ही सामान्य से अलग होना हुआ। जैसे अगर मैं कहूं मे गॉड गिव यू अ लॉन्ग लाइफ, ईश्वर आपको दीर्घायु बनाए, बोलते ना दीर्घायु भव। तो इस वाक्य का जो समापन होगा कुछ इस तरह से होगा, मे गॉड गिव यू अ लॉन्ग लाइफ। बच्चों ये रहा आपका विश टाइप सेंटेंस। अब बात करते हैं हम लोग एक्सक्लेमेशन की। इसे ध्यान से समझते जाना, क्योंकि आगे मैं एक कोरिलेशन शो करूंगा आपके सामने, और बोलचाल की शैली के आधार पर अलग अलग भागों से चुनकर कुछ खास तरह के वाक्यों को मैं एक श्रेणी में रखूंगा, एक्सक्लेमेशंस, यानी वैसे वाक्य जिनके संप्रेषण के दौरान हमारे अंदर आश्चर्य का भाव पैदा हो। अब आश्चर्य का भाव कैसा हो सकता है? जब भी आप आश्चर्यचकित होंगे, इतना तो तय है ना कि आपकी अवस्था सामान्य नहीं होगी, असामान्य होगी। लिहाजा एक बात तय है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ये सेंटेंसेस हमेशा सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेशन में ही समाप्त होंगे, क्योंकि इनका एक्सप्रेशन कभी भी सामान्य होता ही नहीं है। अब जैसे मान लो आप एयरपोर्ट पे गए, सपोज कोई बड़ी ही खूबसूरत महिला आपको दिख गई। हो सकता है लंबे समय के बाद वैसी खूबसूरत महिला आपने देखी हो या लाइफ में पहली बार देख रहे हो। तब आपकी मनोदशा क्या होती है, मन स्थिति क्या होती है? तुरंत आपके मन में एक भाव आता है, क्या खूबसूरत है। अब इसका मतलब यह नहीं हुआ कि आप पागल हो जाए। यह मनोदशा है, किसी के साथ भी हो सकता है। हो सकता है किसी महिला को कोई पुरुष दिख जाए बहुत ही हैंडसम, तो एक मन में आया था ना, क्या मस्त है यार। अब जब ये भाव आप प्रकट करते हैं, बोल के प्रकट करते हैं, तो क्या घिसे पीटे लफ्जों में बोल देते हैं? कैसे बोलते हैं? बहुत खूबसूरत है, ये बोलेंगे। एक अंदर का भाव ऐसा आएगा जो आपकी शैली को बदल देगा। आप बोल उठेंगे, वाह मजा आ गया। अब अभी जो मैंने बोला, क्या सामान्य तरीके से बोला? नहीं। लिहाजा इस वाक्य का समापन सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेशन में होगा। डिजायर बेस्ड सेंटेंसेस के तहत भी आपने तमाम वाक्यों को देखा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबको देखा। रिक्वेस्ट का समापन कभी भी सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेशन में आपने नहीं किया, क्योंकि निवेदन करने के जो तौर तरीके होते हैं सामान्य होते हैं। आप कहीं जाकर किसी से बोलते हैं प्लीज हेल्प मी, वो हेल्प करने का मन भी होगा तो भी नहीं करेगा, कभी नहीं बोलते ऐसे। जब भी बोलेंगे सामान्य तरीके से, प्लीज हेल्प मी, प्लीज कोऑपरेट अस, आप इस तरह की बातें बोलते हैं। चलो, असामान्य तरीके से बोला जाता है, लिहाजा सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेशन का इस्तेमाल होता है इसके साथ। फिर डिजायर बेस्ड कैटेगरीज में कुछ सेंटेंसेस हमने देखा जो सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेशन में समाप्त हो रहे थे, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेशन में समाप्त हो रहे हैं। फिर दोनों में फर्क क्या है? फर्क है।
आपको बच्चों यहां दो बातें ध्यान रखनी होगी। जब भी कोई एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्रैक किया जाता है, उसका प्रारंभ सामान्यतः हाउ या व्हाट जैसे टर्म्स से होती है। लाइक हाउ ब्यूटीफुल, हाउ काइंड ऑफ यू, आप कितने दयालु हो। व्हाट अ पीस ऑफ लक, पता चला एग्जाम में फेल होने वाली स्थिति में हो आप, अचानक वही क्वेश्चन टकरा गए जो 2 दिन पहले आपने पढ़ा था। अब साल भर आपने कोई मेहनत नहीं की, खूब काम चोरी की, लेकिन थोड़ी देर के लिए अफसोस खत्म हो जाएगा। अब बड़े खुश हो जाएंगे, क्या सौभाग्य रहा, मजा आ गया, कल ही पढ़ा आज आ गया। व्हाट अ पीस ऑफ लक। देख रहे हाउ या व्हाट में प्रारंभ हो रहे हैं ये वाक्य। अच्छा बच्चों ये बताओ, क्या इन वाक्यों में कुछ और बदलाव आप देख पा रहे हैं? एक तो बदलाव साफ साफ है जो मैंने इंगित कर दिया, आप समझ भी गए कि इनका प्रारंभ हाउ या व्हाट में होगा। क्या इसके अलावा भी कुछ आपको लग रहा है कि कुछ बदलाव है? जरा सोचो, गौर से देखो। नहीं सर। नहीं समझ आ रहा? अरे भाई ये बताओ, क्या इनमें से किसी भी वाक्य के अंदर वर्ब इस्तेमाल हुई है क्या? बताओ। नो सर। नहीं ना? तो दूसरी बात आप ध्यान रखेंगे, इन वाक्यों में क्रिया का अक्सर लोप होता है। द वर्ब्स आर ऑफन ओमिटेड, यानी एक्सक्लेमेशन को जाहिर करने वाले वाक्यों के साथ 3 बातें जुड़ी होती है। पहली बात, उनका प्रारंभ सामान्यतः हाउ या व्हाट से होगा। दूसरी बात, उनके अंदर अक्सर वर्ब का ओमिशन होगा, क्रिया का लोप होगा, वर्ब का अभाव होगा, तथा इनका समापन सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेशन में होगा। तो इस तरह से बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को भी बखूबी समझ लिए होंगे। अब यहीं पर एक बात और ध्यान दो, डिजायर्स की कैटेगरी में आपने कुछ वाक्यों को देखा जिनका मोड ऑफ प्रोनाउंसिएशन असाधारण था, यानी जो सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेशन में समाप्त हो रहे थे। कौन कौन थे वो? कुछ याद आ रहा है? अरे भाई, इधर एक कमांड और ऑर्डर में कमांड था, रिक्वेस्ट और एंट्रिटी में एंट्रिटी था, इधर आपका एडवाइस और सजेशन में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसको असाधारण तरीके से बोला जाए। हाँ विश टाइप सेंटेंसेस। तो यहां से मैं इन सबको तीनों को एक्स बोलता हूं, एक्स एक्स एक्स, और लास्ट में अभी जो हमने अभी सीखा एक्सक्लेमेशन को, इसको मैं वाई बोल देता हूं। और एज ए कंक्लूजन अगर मैं कहूं कि एक्स एंड वाई फॉर्मुलेट द सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस, इज इट ओके और नॉट? यानी जो एक्स और वाई है, इनको हम क्या बोलते हैं? एक वाक्यों का नया प्रकार, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, जिसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी आ जाएंगे, सारे के सारे एक्सक्लेमेटरी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का निर्धारण ही होता है असामान्य बोलचाल की शैली को कंसीडर करते हुए। और हमने असामान्य बोलचाल की शैली 2 ही परिप्रेक्ष्यों में देखा, एक डिजायर बेस्ड सेंटेंसेस की कुछ कैटेगरीज के अंदर, और दूसरा पूरे के पूरे एक्सक्लेमेशंस के अंदर, और इन सबको हमने एक नाम दे दिया, ऑब्जेक्टिव। तो बच्चों, इस तरीके से बोलचाल की शैली के आधार पर वाक्यों के बारे में हमने समझा। अगले अध्याय में हम लोग संरचना के आधार पर, यानी स्ट्रक्चर के आधार पर वाक्यों के विभिन्न प्रकार के बारे में समझेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू। आज के लेक्चर के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। वाक्यों को कुल 2 अलग अलग तरीकों से विभिन्न प्रकारों में बांटा जाता है। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ द मोड्स ऑफ स्पीकिंग, एंड दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। दूसरा पॉइंट, बोलचाल की शैली के आधार पर
वाक्य कुल 4 प्रकार के होते हैं, जैसे स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस, डिजायर्स एंड एक्सक्लेमेशंस। तीसरा पॉइंट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की शुरुआत सामान्यतः हाउ या व्हाट से होती है तथा वर्ब का अक्सर अभाव होता है।